गुड मॉर्निंग क्लास 12। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। आपका जो चैप्टर चल रहा है, जो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है आपका फंक्शंस नाम का, उसका ये नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, वैसे तो हम लोग फंक्शंस को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। उस दिन मैंने आपको 2 कैटेगरी बताई थी, लेकिन एक कैटेगरी और होती है जिसको बाद में बताएंगे कि वो उतनी ज़्यादा मतलब उसका भी यूज़ होता है, लेकिन उसको अभी बताएंगे नहीं। तो 3 टाइप के फंक्शन वैसे हमारे होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन, जो मतलब इनको प्री डिफाइंड भी कहते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, और मॉड्यूल्स फंक्शन। मॉड्यूल में भी कुछ फंक्शन बनते हैं जिसमें मॉड्यूल्स का यूज़ होता है, जैसे मैथ मॉड्यूल होता है, स्टैटिस्टिक मॉड्यूल होता है। मैंने मैथ मॉड्यूल आप लोगों को रैंडम मॉड्यूल बताया था 2-4 क्लास पहले। तो वो उन मॉड्यूल्स में भी फंक्शंस क्रिएट होते हैं, वहाँ पर मॉड्यूल को भी इंसर्ट करना पड़ता है, तो उनको मॉड्यूल फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो भी इस तरह के फंक्शंस हैं, ये वैसे नॉर्मली 3 ही कैटेगरी होती है, जिसमें यूज़र डिफाइंड, प्री डिफाइंड तो आपको पता ही है। तो यूज़र डिफाइंड और प्री डिफाइंड मैंने उस दिन बताया था इससे पहले वाली क्लास में। एक जो फंक्शन पहले से इनबिल्ट होते हैं पाइथन के साथ, उनको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन, और जो हम क्रिएट करते हैं उनको बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। मॉड्यूल फंक्शन के बारे में आगे बताएंगे। ठीक है, ये वैसे तो बेसिक कैटेगरी यही तीनों हैं, लेकिन रिटर्न के हिसाब से मैंने बताया था कि एक रिटर्न करके भी एक वैल्यू होती है, उसके हिसाब से जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो भी आपको जानना ज़रूरी है कि रिटर्न के हिसाब से कौन से फंक्शन होते हैं। जैसे हर फंक्शन में एक वैल्यू रिटर्न करती है, मैंने उसने दिखाया था कि रिटर्न करके, तो उनको भी 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, वाइड और नॉन वाइड। वैसे हमारी जो बेसिक 3 टाइप की कैटेगरी है, वो जो राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है, यही तीनों कैटेगरी है, जिसमें से ऊपर की ही दोनों आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, नीचे वाली बाद में आपको बताई जाएगी। लेकिन अगर हम रिटर्न टाइप के हिसाब से, एक रिटर्न स्टेटमेंट आपने देखा होगा, रिटर्न सी करके इस तरह की वैल्यू दिखाई गई थी, तो अगर रिटर्न के हिसाब से हम उसको डिफाइन करें तो हमारे 2 तरह के फंक्शन बनते हैं, वाइड और नॉन वाइड। वाइड वो जो वैल्यू को रिटर्न नहीं करते, जो ऐसे फंक्शन जो किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करते, जिसमें रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ नहीं होता है, उनको बोलते हैं वाइड फंक्शन। और जिसमें रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ होता है, रिटर्न कीवर्ड का यूज़ होता है, उसको बोलते हैं नॉन वाइड फंक्शन। सीधे सीधे मीनिंग यही है, जिस फंक्शन में, जिस प्रोग्राम में नहीं, जिस फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड का यूज़ नहीं होता है, जहाँ पर कोई वैल्यू, फंक्शन अपने आप से एक वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, हमको उसमें रिटर्न कीवर्ड का यूज़ नहीं करना पड़ता है, उसको बोलते हैं वॉइड। ठीक है, और मतलब वो फंक्शन अपने आप से कोई वैल्यू नहीं देता, मतलब उसमें इस तरह रहता है कि वो उसकी वैल्यू निकल आती है। लेकिन जिन फंक्शन में हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं, फंक्शन अपने आप से एक वैल्यू हमको जनरेट करके देता है, उसको बोलते हैं नॉन वॉइड फंक्शन। ठीक है, ये डेफिनेशन तो एक ही लाइन की है कि जिस फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड का फंक्शन नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू कॉल्ड वाइड फंक्शन, जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करते, जिनमें रिटर्न कीवर्ड का यूज़ नहीं होता है, उनको वाइड फंक्शन कहते हैं, और जिसमें फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू इज कॉल्ड नॉन वाइड फंक्शन। ऐसे फंक्शन जिसमें रिटर्न कीवर्ड का भी यूज़ होता है और फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करते हैं, उसको बोलते हैं नॉन वाइड फंक्शन। लेकिन वो समझ में प्रोग्राम के थ्रू आएगा किस तरीके से दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, यहाँ पर मैंने दो प्रोग्राम लिखे हैं, दोनों प्रोग्राम में उन्हीं फंक्शंस का यूज़ हो रहा है। एक में मतलब वाइड फंक्शन का प्रोग्राम है, एक नॉन वाइड फंक्शन का प्रोग्राम है। वाइड फंक्शन का जो प्रोग्राम है, इसमें कोई रिटर्न कीवर्ड का यूज़ नहीं हो रहा है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें कोई भी रिटर्न कीवर्ड का यूज़ नहीं हो रहा है। जबकि जो नॉन वाइड है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक रिटर्न कीवर्ड का यूज़ हो रहा है। अब यहाँ इसी प्रोग्राम के थ्रू आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझ में आएगा, और एक आध चीज़ें और फिर से क्लियर कराएंगे, जो कि पहले बताई थी, तो आपको ना क्लियर हुई हो तो उनको बताएंगे। ठीक है, दोनों जगह मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग से देखो, पहले वाइड फंक्शन को देखो, सब लिखा हुआ है डेफ सम a, b। डेफ मैंने पहले बताया था कि हर फंक्शन को डिफाइन करने से पहले डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। कोई भी फंक्शन अगर डिफाइन होगा तो डेफ लगा होगा। उसके बाद डेफ के बाद जो वर्ड लिखा है सम, यहाँ पर सम जो है वो फंक्शन का नेम है, जो फंक्शन हम बना रहे हैं उसका नेम है सम, और उसमें a, b जो है वो दोनों हैं उसके पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट मैंने बताया था कि उसको आगे बताएंगे डिटेल में। तो यहाँ ये पैरामीटर हैं a और b। ठीक है, तो यहाँ पर ये सम नाम का फंक्शन डिफाइन हो रहा है। फिर इसी फंक्शन के अंदर 2 लाइन लिखी हुई हैं, c इज इक्वल टू a प्लस बी और प्रिंट c। यहाँ पर c की वैल्यू प्रिंट हो रही है फंक्शन के अंदर ही। अब फंक्शन से बाहर आ जाओ, देखो फंक्शन से बाहर क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20। हमने 2 वेरिएबल माने हैं, एक x है जिसकी वैल्यू 10 है और एक y है जिसकी वैल्यू 20 है। फिर हमने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे हमने फंक्शन को 2 बार कॉल किया है। देखो मैंने 2 बार लिखा है, सम इज इक्वल टू x, y, फिर लिखा हुआ सम ब्रैकेट में 20, 20।
पहली बार लिखा हुआ है सम, ये दोनों फंक्शन कॉलिंग है। मैंने कहा ना कि हर बार फंक्शन को यूज़ करने से के लिए फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, तो ये 2 बार कॉल हुआ है। एक ही फंक्शन को हम कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं, ये चीज़ भी मुझे आपको बतानी थी कि हम एक फंक्शन को जितनी बार चाहे उतनी बार कॉल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि यहाँ पर 2 बार कॉल हुआ है। एक बार सम एक्स और वाई कॉल हुआ है, एक बार सम 20 कॉल हुआ है। जब हम सम एक्स कॉमा वाई करते हैं, हमने सब ये फंक्शन कॉलिंग ही है। फंक्शन कॉलिंग मतलब जब तक हम फंक्शन को बुलाएंगे नहीं तब तक वो फंक्शन अपनी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, तब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हम ये सम वाली लाइन जो है नीचे वाले सबसे लास्ट में जो आउटपुट से पहले दोनों सम लिखे हुए हैं दोनों को मिटा दें, तो ये ऊपर वाला जो हमने ये फंक्शन बनाया है इसका कोई मतलब ही नहीं बचेगा, ये रन ही नहीं होगा। बिना फंक्शन को कॉल किए फंक्शन रन नहीं होता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब फंक्शन को हम कॉल करते हैं तभी फंक्शन रन होता है। तो ये जो सम जब हम फंक्शन डिफाइन करने के बाद उसी स्टेटमेंट को बाद में यूज़ करते हैं सम दिस या जो भी फंक्शन के नेम से, तो यही फंक्शन की कॉलिंग होगी। तो यहाँ पर ये दोनों फंक्शन कॉल है, ये दोनों फंक्शन 2 बार फंक्शन की कॉलिंग दो बार, ठीक है। 2 बार कॉल इसीलिए हुआ है जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये भी पता चल जाए कि क्यों 2 बार कॉल कराया था। हम जितनी बार चाहे उतनी बार कॉल करा, हमको हमने पहले एक्स वाई के कॉल कराया और फिर डायरेक्ट वैल्यू से कराया, दोनों तरीके से कॉल करना है। समझाने किसी के थ्रू आपको समझा देंगे कि किस तरीके से कॉल होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो पहली बार फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं सम एक्स कॉमा वाई, तो इसमें क्या हो रहा है एक्स और वाई की वैल्यू है वो फंक्शन में जाएगी। एक्स और वाई की वैल्यू है 10 और 20, वो 10 और 20 जाएगी। 10 की जो एक्स की वैल्यू है वो ए में जाएगी, जो वाई की वैल्यू है वो बी में जाएगी। मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक्स और वाई यहाँ आर्ग्यूमेंट है और ए और बी पैरामीटर है। ए और बी जो ऊपर है फंक्शन की डेफिनेशन में जो डिफाइन किए गए हैं वो पैरामीटर है, इन दोनों की मैपिंग होती है, ठीक है। मैपिंग का मतलब एक्स की वैल्यू ए में जाएगी और वाई की वैल्यू बी में जाएगी, ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू ए में जाएगी, तो अब जो इसको यहाँ पर इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, तो वहाँ पर वही चीज़ हो जाती है पैरामीटर। दोनों की कहानी एक ही है, वैल्यूज़ को अंदर लेके जाना, लेकिन यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट है, वहाँ से ये पैरामीटर है। मतलब एक्स जो है ये अपनी वैल्यू ए को दे देगा, वाई अपनी वैल्यू बी को दे देगा। तो एक्स की वैल्यू जो 10 थी वो ए के पास चली गई, वाई की वैल्यू जो 20 थी वो बी के पास चली गई। उसके बाद c इज इक्वल टू ए प्लस बी। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तभी फंक्शन का जो ऊपर वाला पार्ट है वो रन होता है। तो यहाँ ए और बी की वैल्यू चली गई, मतलब 10 और 20 चली गई ए और बी में, तो c इज इक्वल टू ए प्लस बी मतलब 30, तो प्रिंट c। तो उसके बाद फंक्शन ने अपने आप से एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया c। यहाँ पर रिटर्न की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसीलिए इसको वॉइड फंक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ हमने वैल्यू रिटर्न नहीं कराई, फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न नहीं की। वो वैल्यू जो c की जो एडिशन हो रहा है c में वही डायरेक्टली प्रिंट हो गया, ठीक है। पहले वाले का पार्ट ये। दूसरे वाले में क्या हुआ, दूसरी बार यहाँ 2 बार कॉलिंग करके हम इसलिए दिखा रहे हैं जिससे कि आपको पता चल जाए कि फंक्शन को हम जितनी बार चाहे उतनी बार कॉल कर सकते। दूसरे वाले सब में क्या हुआ, हमने डायरेक्टली 20, 20 एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दी। यहाँ हमने एक्स और वाई नहीं माना, हमने डायरेक्टली भी हम वैल्यू पास कर सकते हैं। डायरेक्टली भी हमने 20, मतलब पहला वेरिएबल 20 और दूसरा वेरिएबल 20 हमने डायरेक्टली पास कर दी, एक्स और वाई का यूज़ नहीं किया। तो ये 20 जो पहला 20 है वो ए में चला जाएगा, दूसरा 20 है वो बी में चला जाएगा, फिर से वो फंक्शन परफॉर्म होगा और वैल्यू 20 + 20 सी में जाएगी और सी में जाके स्टोर हो जाएगा, दोनों का एडिशन आ जाएगा 40। मतलब पहली बार कॉलिंग हुई तो एक्स वाई के थ्रू हुई, दूसरी बार जो कॉलिंग हुई बिना एक्स वाई का यूज़ किए डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। डायरेक्टली भी हम अगर वैल्यूज़ को एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दें तो भी वो फंक्शन के अंदर जाकर आउटपुट दे देती हैं। तो जो भी हम जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं। अगर हम इसको तीसरी बार एक बार और कॉल करना चाहें तो और कॉल कर सकते हैं। यही पर एक और स्टेटमेंट हम डिफाइन करते हैं, मान लो ये भी फंक्शन कॉल है सम 30, 10, ठीक है। ये तीसरी बार फंक्शन कॉल हो जाएगा, फिर इसका आउटपुट आएगा, पहले का आउटपुट आएगा 30, दूसरे का आउटपुट आएगा 40, फिर तीसरे का आउटपुट आएगा। मतलब ये 30 और 10, 30 जाएगी ए में और 10 जाएगी बी में, और फिर वही चीज हम जितनी बार चाहें उतनी बार फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। एक चीज और बता देते हैं इसी के थ्रू किस तरीके से जो प्रोग्राम है किस तरीके से रन करता है, ठीक है। देखो सबसे पहला ये होता है, ये है नंबर 1, ये है प्रोग्राम की नंबर 1 लाइन, फिर ये है नंबर 2 लाइन, या ऐसे नंबर का भी हो, ऐसे कर 1 2
फिर 5 रन होगा, फिर 5 के बाद डायरेक्टली चला जाएगा 5 के बाद 6 पे जाएगा, 6 पे जैसे ही आएगा इसने देखा फंक्शन की कॉल हो रही है, उसके बाद डायरेक्टली 1 2 3 आएगा। जैसे 6 पे जो फंक्शन को कॉल किया जा रहा है इसलिए डायरेक्टली ये 1 2 3 पे चला जाएगा, ये 1 2 3। ठीक, फिर वो 7 पे आया, 7 पे आया तो 7 वाले फिर से फंक्शन कॉल हो गई, फिर से 7 के बाद फिर से 1 2 3 1 2 3। उसके बाद फिर वो 8 पे आया, 8 पे जब आया फिर देखा कि यहाँ पे फंक्शन कॉल हो गई, फिर से 1 2 3। ठीक है, इस तरह से प्रोग्राम का फ्लो रन होता है। इंटरप्रेटर इस तरीके से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। पहले वो नंबर 1 लाइन को नहीं करेगा, नंबर 1 लाइन पे गया, देखा यहाँ तो फंक्शन क्रिएट है तो फंक्शन ये तब तक रन नहीं करेगा जब तक फंक्शन कॉल उसको नहीं मिल जाती है। तब इंटरप्रेटर ये नहीं देख लेता कि फंक्शन की कॉलिंग हो रही है कि नहीं, तो वो सीधे नंबर 4 पे जाएगा, 1 को रन करेगा नहीं, पहले नंबर 4 को लाइन नंबर 4 को रन करेगा, फिर 5 को रन करेगा, फिर 6 को। जैसे ही 6 पे पहुंचा यहाँ पर है फंक्शन को कॉल किया गया, फंक्शन कॉलिंग हुई है, ऐसे ही तुरंत ये 1 2 3 को रन कर देगा। फंक्शन कॉलिंग जो हो रही है, जो फंक्शन डिफाइन हुआ है 1 2 3 में हुआ है, नंबर 6 के बाद डायरेक्टली 1 2 3 पे चला जाएगा। पहले वो 1 2 3 रन कर लेगा, फिर नंबर 7 पे जाएगा, फिर से नंबर कॉल हो गई, फिर से वो 1 2 3 को रन करेगा, फिर देखेगा नंबर 8 पे आया, नंबर 8 पे फिर से फंक्शन कॉल हो गई, फिर इसमें 1 2 3 रन किया। जितनी बार फंक्शन कॉल होगी उतनी बार वो रन करेगा। इस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, कोई भी जिसमें फंक्शन यूज होता है। इस फंक्शन की मेन लाइन जो पहली एग्जीक्यूट होगी वो x = 10 ही एग्जीक्यूट होगी, फिर y = 20 एग्जीक्यूट होगी, फिर नंबर 6 पे आएगा। नंबर 6 पे जब आएगा तब उसको दिखेगा कि यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया जा रहा है तो हमको फंक्शन के पास जाना चाहिए, तब वो फंक्शन के पास जाएगा, फिर फंक्शन की तीनों लाइन रन करेगा। फिर जब नंबर 7 पे पहुँचेगा तो फिर देखेगा फिर फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, फिर वो तीनों लाइन को रन करेगा। इस तरह से ये फंक्शन को कॉल की, इस तरह से जो इंटरप्रेटर है वो इसको एग्जीक्यूट करता है। वो डायरेक्टली पहली लाइन से नहीं करता है, पहली लाइन में फंक्शन डिफाइन है उसको वहाँ से नहीं करता है, वो करेगा जहाँ पर जब वो फंक्शन के बाद से जो लाइन है वहाँ से रन करना शुरू करता है, और वो तभी रन करेगा जब तक कि वो फंक्शन तब रन होगा जब फंक्शन की कॉल होगी। अगर फंक्शन को कॉल नहीं किया जाएगा तो फंक्शन रन नहीं होगा। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट हमको बताना था आपको वाइड और नॉन वाइड का, लेकिन पुराना भी क्योंकि ये पता तो चल नहीं पा रहा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए हम फिर से उसको रिपीट, जो हमको लगता है कि हाँ शायद आप लोगों को दिक्कत हो, इसीलिए पुरानी चीज़ भी इसी में हमने रिपीट कर दी है। 3 बार आपको फंक्शन कॉल करके भी दिखा दिया कि एक ही फंक्शन को हम जितनी बार चाहे उतनी बार कॉल कर सकते हैं, लेकिन हर बार कॉलिंग स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। फंक्शन का नाम है सम, तो सम लिखकर उसमें आर्ग्यूमेंट पास करना होगा, वो आर्ग्यूमेंट जाकर जो सम फंक्शन के पैरामीटर हैं उनसे मैच करेंगे और तब वैल्यू रन कराएगी। ये हो गया वाइड फंक्शन जिसमें रिटर्न कीवर्ड का यूज़ नहीं होता है। राइट हैंड साइड पे देखिए, राइट हैंड साइड पे है नॉन वाइड फंक्शन। नॉन वाइड फंक्शन का मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें फंक्शन खुद से एक वैल्यू रिटर्न करता है। इसी अगर सिंपल भाषा में कहें, ऐसा फंक्शन जिसमें रिटर्न कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। जिसमें रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं वो हमारा नॉन वाइड होता है, जिसमें रिटर्न कीवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं वो हमारा वाइड फंक्शन होता है। यहाँ पर देखो फंक्शन डिफाइन हुआ है तो डेफ कीवर्ड लगेगा ही लगेगा, क्योंकि फंक्शन डिफाइन कर। यहाँ पर फंक्शन नेम है इंटरेस्ट और इसमें 3 पैरामीटर हैं A, B और C। ठीक है, फिर A, B और C का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और वो 100 से डिवाइड हो रहे हैं, और जो सिंपल इंटरेस्ट का ये प्रोग्राम है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का प्रोग्राम है, लेकिन फंक्शन का यूज़ करके सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का प्रोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये प्रोग्राम में क्या किया है कि यहाँ पर आई डिफाइन कर दिया। आई जो है वो तीनों सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करके वैल्यू स्टोर कर रहा है। A, B, C तीनों मल्टीप्लाई होंगे, मतलब यहाँ पर रख लो कुछ भी, A को रख लो प्रिंसिपल, B को रख लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, C को रख लो टाइम, और फिर वो 100 से डिवाइड हो रहे हैं और वहाँ से रिटर्न आई हो रहा है, मतलब आई की वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन। अब मेन प्रोग्राम में आओ, P = हमने यहाँ माना एक PRT 3 वेरिएबल माने, P जो है 1000 है, R 5 है और T 100 है। ठीक है, फॉर्मूला होता ही है सिंपल इंटरेस्ट का PRT/100, तो उसी का ये प्रोग्राम है जिसमें फंक्शन का यूज़ हम करेंगे। तो यहाँ SI = इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट नाम को हमने, ये इंटरेस्ट फंक्शन यहाँ पर कॉल हुआ है, ये जो लाइन है SI = इंटरेस्ट, यहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग हो रही है। इस प्रोग्राम में इस फंक्शन को एक ही बार कॉल किया है, इसीलिए वो एक ही बार आपको दिखाई दे रहा है। उस वाले में मैंने जानबूझ के 3 बार कॉल करा के दिखाया था। तो यहाँ फंक्शन की कॉल हो रही है, जैसे ही वो इंटरेस्ट फंक्शन कॉल हो रहा है, अब ये P और R और T की वैल्यू है, ये मैपिंग करेंगी ABC से। P की वैल्यू जाएगी A में, R की वैल्यू जाएगी B में और T की वैल्यू जाएगी C में। मतलब ऐसा नहीं कि 2 ही पैरामीटर, 2 ही आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, जितने आर्ग्यूमेंट होंगे उतने पैरामीटर होंगे। यहाँ पर 3 आर्ग्यूमेंट हैं और 3 पैरामीटर। ठीक है,
यहाँ पर PRT 3 आर्ग्यूमेंट हमने पास किए हैं इंटरेस्ट नाम के फंक्शन में कॉलिंग के टाइम पे, तो वहाँ पर 3 पैरामीटर क्रिएट हुए हैं। तो P की वैल्यू A में जाएगी, R की वैल्यू B में जाएगी और T की वैल्यू C में जाएगी। उसके बाद तीनों वैल्यूज I में जाकर कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगी और I में स्टोर हो जाएंगी। देखो फिर यहाँ पर प्रिंट SI किया गया। फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो SI में जाकर स्टोर हो जाएगी। ये जब पूरा SI इज इक्वल टू इंटरेस्ट PRT फंक्शन कॉलिंग होगी तो फंक्शन से अपने आप में एक वैल्यू जनरेट होगी और वो वैल्यू जनरेट होकर जहाँ जिस वेरिएबल में फंक्शन की कॉलिंग हुई है, यहाँ पर हम फंक्शन की कॉलिंग SI में कर रहे हैं। SI एक वेरिएबल है जिसमें फंक्शन कॉलिंग की वैल्यू स्टोर की जाएगी। तो ये रिटर्न I जो होगा, रिटर्न स्टेट कीवर्ड से मतलब क्या होता है, ये वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो ये पूरा फंक्शन एक I की एक वैल्यू रिटर्न करके देगा। वो I की वैल्यू जो है वो SI में जाकर स्टोर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो इंटरेस्ट फंक्शन की कॉलिंग है वो SI इक्वल टू SI है। SI इक्वल टू फंक्शन कॉल है। SI में हमने फंक्शन को कॉल किया है उसको स्टोर करने के लिए और फिर प्रिंट SI कर दिया। ठीक है, तो मुझे लगता है कुछ आप लोगों को समझ में आ गया है। सीधा फंडा तो ये है कि रिटर्न स्टेट कीवर्ड का यूज़ अगर होता है तो फंक्शन नॉन वाइड है। यहाँ पर फंक्शन अपने आप से एक वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। इससे पहले वाले प्रोग्राम में जो लेफ्ट हैंड साइड में उसमें वहाँ पर फंक्शन वैल्यू प्रिंट करा रहा था, वहाँ रिटर्न नहीं कर रहा था, रिटर्न करके दे नहीं रहा था। यहाँ पर रिटर्न करके दे रहा है जो कि SI में जाकर स्टोर हो जा रही है। जहाँ फंक्शन हमने कॉल किया है वहाँ पर उसको हमने SI में स्टोर कर दिया है कि फंक्शन कॉलिंग जो है SI में स्टोर होगी, जिससे कि वो जो भी वैल्यू फंक्शन रिटर्न करेगा वो SI में चली जाएगी। इसलिए यहाँ पर प्रिंट SI हुआ। इससे पहले वाले में नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ पर प्रिंट C पहले ही फंक्शन के अंदर ही हो रहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शुरू में लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। जो और इसको आप रन करा के देखेंगे तो आपको और इजीली समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसीलिए इसको अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं। हम चाहते तो इसमें आज दो टॉपिक कवर कर सकते थे, लेकिन ये नया चैप्टर है, पहले फैमिलियर आप लोग हैं नहीं, इसलिए इसको एक एक पॉइंट धीरे धीरे करके चल रहे हैं, इससे आपको ईजिली समझ में आए। लेकिन अगर आप लोग इसे देखोगे नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये आगे सब कुछ इंटरलिंक्ड है। आगे जाकर कहानी थोड़ी और कॉम्प्लेक्स होने वाली। जब तक ये नहीं समझ में आएगी तब तक आगे की कहानी नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो प्रोग्राम को आप लोग रन भी करा लें और उसको बार बार वीडियो देखें। नहीं समझ में आता है तो आप मैसेज करके या कॉल करके भी कंफर्म कर सकते हैं कि ये पार्ट नहीं समझ में आया, फिर से समझाया जाए। वरना अगर आप पूछोगे नहीं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी समझ में सब लोगों को ये आ रहा है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, ऑर्डर नहीं है कि आप लोग वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि बहुत ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं जिन पे नो व्यू है, मतलब आप लोगों ने देखे ही नहीं देखोगे तो वो रिपीट नहीं होगा। ये तो आप लोग लिख के रख लो मुझसे। और स्कूल खुलने के बाद भी सारी क्लासेस रेगुलरली नहीं चल पाएंगी, तो वो वीडियो से भी चलेंगी, कुछ डायरेक्टली भी चलेंगी, दोनों तरीके से चलेंगी। तो ये आप लोग वीडियो देखें, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा आगे इससे बाद के जितने भी चैप्टर होंगे।